बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे उत्तरों की आवश्यकता है। पूरे देश ने कोरोना के बढ़ते मरीजों ने हम सबको फिर से डरा दिया है। डर सिर्फ आप नहीं रहे हैं, डर मैं भी रहा हूं। इस देश का हर आदमी कोरोना से डर रहा है। कई तरह के सवाल हैं, कई सवालों के उत्तर हमें मिल नहीं पा रहे हैं। रोज मौतों का आंकड़ा देख करके, कोरोना पॉजिटिव पेशेंट का आंकड़ा देख के वाकई में रातों में लोगों को नींद नहीं आ रही है कि आखिर ये कोरोना और कितनी तबाही इस देश में मचाएगा। कई तरह के सवाल है जनता के, उसी के जवाब देने के लिए मेरे साथ आज मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर निशांत खरे। डॉक्टर निशांत खरे जो राज्य स्तरीय एक कमेटी बनी है जो लगातार कोरोना से लड़ने का काम कर रही है, उसके सदस्य हैं। काफी बारीकी से काम कर रहे हैं और इस प्रदेश में जो भी प्रदेश की जनता के लिए कोरोना से लड़ने के लिए बेहतर उपाय हैं, बेहतर इलाज हैं, उस पे लगातार डॉक्टर निशांत खरे काम कर रहे हैं। निशांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद बहुत बहुत। सबसे पहला सवाल, लगातार मौतें ज्यादा हो रही हैं, कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं। एकदम से प्रदेश में ऐसा क्या हो गया पूरे देश में कि कोरोना संक्रमण इतनी तेजी से बढ़ रहा है, लोगों की मौतें बहुत अधिक से अधिक होने लगी हैं? क्या कारण है? तो कारण कुछ तो स्पष्ट है और कुछ अभी विवेचना के विषय हैं। ये बात तो बिल्कुल तय है कि एक कहना चाहिए हमारा जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो था या कोविड संबद्ध व्यवहार जो होना चाहिए था, शायद कहीं ना कहीं आप और मैं सभी इस चीज पर सहमत होंगे और हर सामान्य आदमी सहमत होगा कि व्यवस्थाओं के साथ साथ हमको भी लगने लगा था कि अब कोविड चला गया और एक फॉल्स सेंस ऑफ वेलबींग आ गई थी कि अब हम जो है सुरक्षित है, हम इससे निकल जाएंगे, जबकि वो था हमारे बीच ही और शायद इस चीज का इंतजार ही कर रहा था कि अपनी मारक क्षमता बढ़ाकर कैसे आए। दुनिया भर में ये भी हम चर्चा सुन रहे हैं कि काफी सारे स्ट्रेन्स को लेकर चर्चा है। भारत में भी जो कुछ मात्रा में डेटा अभी उपलब्ध है वो लगभग 900,000 के आसपास सारे स्ट्रेन्स के वेरिएंट जो हैं, यूके स्ट्रेन, साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन, ब्राजीलियन स्ट्रेन, इनकी सम्मिलित संख्या बताता है। आपको याद होगा हमने कुछ दिन पहले भारत में हम बहुत ज्यादा जीनोमिक टेस्टिंग नहीं कर पाते, तो हम स्ट्रेन्स बहुत ज्यादा नहीं पकड़ पाते हैं, लेकिन जो सीमित मात्रा में हम सैंपल भेज सकते हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले की खबर थी कि इंदौर में हमें 6 यूके स्ट्रेन के मरीज मिले थे, जिसके की फैलने की क्षमता को हम अधिक है, ये हम मान ही रहे हैं सभी जगह। तो शायद स्ट्रेन का बदलाव भी एक कारण है, लेकिन ये जो भी कारण रहे होंगे, वायरस की क्षमता, वायरस का हमारे बीच छुपे रहना, वायरस की स्ट्रेन का बदल जाना या उसमें हम जो शब्द सुनते हैं म्यूटेशन हो जाना, इस सब की मदद हमने जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको ना करते हुए करी है, तो जो एक मल्टीप्लाई होने का उसको मौका है वो भरपूर मिला है। आपने कहा कि हम लापरवाह हो गए और हमने ये मान लिया कि हमारे बीच में अब कोरोना नहीं रहा। बड़े बड़े लोगों के जब बयान हम देखते हैं कि ये कोरोना की दूसरी लहर है, ये आज भी हम नहीं समझ पा रहे हैं कि कोरोना की कौन सी वाली लहर है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है और कितनी लहरें और आएंगी। एक्चुअल क्या है ये? एकदम से जो कोरोना पूरे देश भर में बढ़ा है, इसके कई सारी डेफिनेशंस हैं, कई सारे मीनिंग्स हैं जो अलग अलग कुछ पॉलिटिकल लोग अपने बयान में बताते हैं, कुछ डॉक्टर्स, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग बताते हैं। देखिए, इतने सारे बयान का मतलब ये है कि स्थिति स्पष्ट नहीं है। अगर स्पष्ट होती तो शायद विरोधाभासी बयान आ भी नहीं रहे होते। तो मैं मेरा इसमें एंगल या ओपिनियन आपको बता सकता हूं। मेरे विचार में ये दूसरी लहर है। हम सितंबर अक्टूबर के राइज को, जिसको कई बार कुछ लोग उसको दूसरी और इसको तीसरी कहने लगते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि देश में जो एक बहुत कड़ा लॉकडाउन अप्रैल से लेकर और कई समय खुलते खुलते, इंदौर का भी हमको अनुभव है कि जुलाई अगस्त का समय उसके पूरे खुलते खुलते हो गया था, वह जब पूरा खुलेगा तो एक छोटा पीक आपको और देगा ही सही, खुल जाने के कारण वो देगा। तो वो जो सितंबर अक्टूबर का राइज है, वो मेरा ऐसा मानना है कि वो मार्च की पीक का कंटिन्यूएशन जैसा ही था।
एक हल्की सी वेव हमको मिली थी। फुल ब्लोन हम जो इसको सेकेंड वेव कहेंगे तो ये दूसरी लहर के रूप में हम मान सकते हैं। और दूसरी लहर के जितने मानक और मापदंड माने जाते हैं, वायरस का बढ़ना, उसकी मारक क्षमता का बढ़ना, उसमें म्यूटेशन होकर नए स्ट्रेन का पैदा होना, यानी उसने रूप बदल बदल कर आपके ऊपर अटैक कर रहा, ये सारे मानक और मापदंड इस बार के बढ़ने में पूरे हो रहे हैं। आपने देश भर के आंकड़ों का अनुभव लिया होगा और आप हरीश जी कैलकुलेशन बिठाइएगा कि पहले केस से 1 लाख केस तक पहुंचने में, या चलो वो छोड़ दीजिए, 50,000 जिस दिन देश में आए थे पिछली बार, 50,000 से 1 लाख तक पहुंचने में कितना समय लगा था, और अभी जब 50,000 आए हैं और अब लगभग 1.25 लाख आ रहे हैं, इसमें कितना कम समय लगा है। दिनों के समय में हमने वो महीनों की गिनती पूरी करी है। तो निश्चित रूप से ये फुल ब्लोन सेकेंड वेव है। एक जनता का सवाल है कि कई लोगों से हम जब मिलते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे कोरोना हो चुका है, वो लापरवाह भी हो जाते हैं, वो बेपरवाह भी हो जाते हैं, और ये वो मान लेते हैं कि हमको तो कोरोना होना था, कोरोना हो गया, अब हमें कोरोना नहीं होगा। इस बात में आप सच्चाई मानते हैं कि जिनको कोरोना हो चुका है, जो हॉस्पिटल में भर्ती हो चुका है, जो उसका ट्रीटमेंट कर चुका है, तो उसको अब कोरोना वापस नहीं होगा? क्योंकि वो तो बिंदास हो गया, बेपरवाह हो गया, और वो कहने लगा कि अब मेरा को कुछ नहीं होगा, अब मेरे को कोरोना वापस नहीं हो सकता। तो ऋषि जी, एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो रही, बहुत अच्छा प्रश्न भी है, इसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। कोरोना को लेकर चाहे बीमारी के माध्यम से हुई हो या वैक्सीनेशन के माध्यम से, जो इम्यूनिटी है उसकी एक मियाद है, वो कुछ समय के लिए होती है। और वो जो इम्यूनिटी है वो इस पर भी निर्भर करती है कि आपकी बीमारी की तीव्रता कितनी थी। स्वाभाविक रूप से जो ज्यादा तीव्र बीमारी है वो ज्यादा इम्यून रिस्पॉन्स भी जनरेट करती है, यानी इम्यूनिटी भी उसमें ज्यादा बड़ी होती है। ऐसे जितने भी लोग मुझसे पूछते हैं, मैं उनको बहुत सरल प्रश्न यही पूछता हूं कि पिछले 10 साल का याद रख लो, या और 10 साल जोड़ लो, 20 साल का याद कर लो, और मुझे बताओ आपको मलेरिया कितनी बार हुआ है। मलेरिया एक बार होने से क्या हमको जिंदगी भर की इम्यूनिटी उससे मिली? ये ऐसी बीमारी नहीं है जो एक बार होने से, अब हम इस बारे को बिल्कुल स्पष्ट मान सकते हैं, जो एक बार होकर हमको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देती हो, ऐसा तो निश्चित ही नहीं। संख्या जिनको दोबारा हुआ उनकी संख्या निश्चित है, उनकी संख्या बढ़ भी रही है जैसे जैसे डेटा अक्यूमुलेट हो रहा है। तो जो एक बार कोविड से ग्रसित हो चुका है, और विशेषतः ऐसा मरीज जो कि बिल्कुल ही कहना चाहिए कोइंसिडेंस से डिटेक्ट हो गया था, नहीं तो पता ही नहीं चलता, उसको कोई सिम्टम ही नहीं आ रहे थे, उसकी इम्यूनिटी तो बहुत ही पुअर क्वालिटी की इम्यूनिटी होगी। उसको खतरा दोबारा कोरोना होने का, और दोबारा कोरोना इतना ही खतरनाक होने का उतना ही है जितना कि सामान्य आदमी में। आप तो डॉक्टर हैं खरे साहब, आप दिन रात काम कर रहे हैं कि प्रदेश में क्या क्या होना चाहिए, किस किस तरह का इलाज होना चाहिए। मेरा एक सीधा सवाल है आपसे कि मान लीजिए कि मुझे कोरोना पहले एक बार हो गया, फिर दूसरी बार कोरोना फिर हो गया, वापस तीसरी बार भी हो सकता है, चौथी बार भी हो सकता है, पर जितनी बार भी कोरोना होगा तो मेरा शरीर वो कितनी बार और क्या क्या बिगाड़ेगा शरीर के अंदर? एक सबसे बड़ा आम जनता का प्रश्न है ये, कि एक बार हो गया, हमने इलाज ले लिया, फिर दूसरी बार भी होगा, तीसरी बार भी होगा, चौथी बार भी होगा। तो जितनी बार भी कोरोना किसी एक आम आदमी को होता है तो वो शरीर को कितना डैमेज करता है? ये वेरिएबल है, शरीर पे भी निर्भर करता है कि वो डैमेज आपको कितना करेगा। मुख्य रूप से हम शुरू में ये मानते थे, आज भी ये मानते हैं कि फेफड़े इसका केंद्र है, मतलब जो लंग इन्फेक्शन है वो इसका केंद्र है। लेकिन अब हम इसका एक पूरा स्पेक्ट्रम देख रहे हैं, पूरा इंद्रधनुष जैसा देख रहे हैं कि कहीं खून के थक्के जमने से भी प्रेजेंट करता है, कहीं सिर्फ लूज मोशन या डायरिया से भी प्रेजेंट कर रहा है, आंख आना जिसको कहते हैं कंजंक्टिवाइटिस, उससे भी प्रेजेंट कर रहा है। तो एक स्पेक्ट्रम इसका पूरा है वायरस का, ये भी हमको क्लियर कट अभी समझ में आ रहा है। किस बार कितना डैमेज करेगा इसको प्रमाणिक रूप से बता पाना आज के समय में तो असंभव है, क्योंकि जिनको दूसरी बार तीसरी बार हुआ है ऐसे मरीजों की संख्या अभी इतनी नहीं है कि इससे अपन कोई बहुत निष्कर्ष निकाल सकें। यह बात जरूर है कि पॉपुलेशन इम्यूनिटी की जब हम बात करते हैं, यानी एक होती है व्यक्तिगत इम्यूनिटी कि मैं कितना, मेरी इम्यूनिटी कितनी है, दूसरा यह है कि मेरी जनसंख्या की या मेरे आसपास सारे लोगों की इम्यूनिटी कितनी है। तो वायरसेस से लड़ने का बिल्कुल टाइम टेस्टेड इतिहास में देखा गया तरीका यह है कि अगर आप बहुत अधिक लोगों को एक साथ इम्यून कर दें तो वो पॉपुलेशन से वायरस को फ्लश कर देते हैं। हर्ड इम्यूनिटी को लेकर जो हम बात सुन रहे थे उसका भी सिद्धांत मूलतः यही था। अगर आपका शरीर एक बार वायरस से लड़ पाता है तो आप दूसरी बार भी लड़ पाएंगे, इसकी संभावना अधिक है।
आपके शरीर कुछ ना कुछ उससे लड़ना सीख गया होगा। हर बार लड़ने से ऐसा हम नॉर्मल साइंटिफिक तरीके से मान सकते हैं कि हर बार होने वाले उससे आपकी लड़ने की क्षमता अधिक होगी, बीमारी की तीव्रता शायद कम होती जाएगी, लेकिन स्पष्ट रूप से बात यह है कि आज निश्चितता से कह पाना असंभव है। जनता का ये भी सवाल है कि उसे कैसे मालूम पड़ेगा कि वो कोरोना की चपेट में है कि नहीं। पहले जब कोरोना आया था तो सिम्टम्स कुछ और थे, अभी जब तेज गति से कोरोना बढ़ रहा है तो सिम्टम्स बहुत चेंज हैं। अभी इन दिनों जो तेजी से कोरोना बढ़ रहा है उसमें किस किस तरह के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, आम जनता कैसे सचेत रहे, कैसे उसे समझ में आए कि वो कोरोना की चपेट में आ गए। देखिए, ये आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि सिम्टम्स कुछ चेंज हुए हैं, लेकिन अभी भी ये भी उतना ही सत्य है कि 80-90% केसेस में जो मुख्य 2-3 सिम्टम्स हम बता रहे थे, बुखार आना, गले में खराश होना और खांसी होना, ये अभी भी कांस्टेंट है। तो 80-90% केसेस में तो ये सिम्टम है ही है। कुछ वेरिएबल प्रेजेंटेशन है या जो ऐसे सिम्टम्स हैं जिनको कि सामान्य रूप से हम कोविड से नहीं जोड़ के देखते, इसलिए उसे बहुत डिटेल करना संभव भी नहीं है और वो निर्णय हमने चिकित्सक को ही लेने देना चाहिए। एक दूसरी चीज है जो मैं इस पे जोड़ रहा हूं कि बहुत बार हम जो, और अब पहले से भी जो बात करते रहे हैं, जो समस्या है वो हम ये देख रहे हैं कि जैसे मुझे सर्दी खांसी हुई, बुखार आया, तो जब खांसी और बुखार आता है तो मेरा एक नॉर्मल रिएक्शन है कि मैं सबसे पहले स्वयं को ये समझाने पर कोशिश करता हूं कि मुझे कोविड नहीं है, और वो समझाने की कोशिश में फिर मैं कुछ कोरिलेशन ढूंढता हूं। अरे 2 दिन पहले मैंने ठंडा खा लिया था, फलानी जगह में गया था, मुझे हवा लग गई थी। ये कॉमन चीजें हैं जो लेकर हमारे पास आते हैं। मेरा इतना जरूर आग्रह है कि अगर इनमें से कोई भी सिम्टम आपको आ रहे हैं तो नजदीकी चिकित्सक से सलाह करें, संपर्क करें, आवश्यकता पड़े तो टेस्ट कराएं। अगर हम जल्दी पकड़ लेंगे और जल्दी टेस्ट करा लेंगे तो यकीन मानिए कि 95, 98, 99% लोगों का सफल इलाज कर पाएंगे। रेमडेसिविर जो इंजेक्शन डॉक्टरों ने चालू कराई थी और ये देश में प्रदेश में माना जा रहा था कि रेमडेसिविर एक ऐसा इंजेक्शन है जो कोरोना के फैलते और बढ़ते किसी के शरीर में उसको रोक लगा सकता है, तो वो कामगार और सही साबित हुआ। इसीलिए रेमडेसिविर का बहुत ज़्यादा उपयोग होने लगा। आम जनता में किसी को भी कोरोना होता है तो उसे एक ही चीज़ लगती है कि मुझे रेमडेसिविर के इंजेक्शन मिल जाएंगे तो मेरी जान बच जाएगी। अब एक नया फरमान आ गया, रेमडेसिविर की जब किल्लत होने लगी तो एक नया फरमान जारी कर दिया सब ज्ञाताओं ने कि रेमडेसिविर 50% से ऊपर जिसका लंग इन्फेक्शन होगा उसी को ही लगाया जाएगा। तो आपने पहले क्यों लगा दिए, पहले क्यों छुट्टे कर दिए कि जिसको लगाना है लगाइए, घर में ले जा करके लगा दीजिए। जो आपने एक वो कौन सा था वो होम सिस्टम पे लाए थे कि रेमडेसिविर लगाइए और घर पे जाके आराम करिए। तो कई तरह के प्रयास आपने करे थे, अब उस प्रयासों पे रोक लगा दी। क्या कारण रहा कि रेमडेसिविर को लेकर के वापस से पैनिक स्थिति आप लोगों ने कर दी? देखिए, रेमडेसिविर को लेकर पहले हमको ये समझना होगा कि ये वंडर ड्रग नहीं है, ये कोविड का ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस नहीं है, ये पहले दिन से स्पष्ट है। डॉक्टर्स ने लिखा, डॉक्टर्स अपने अनुभव के आधार पर कुछ बीमारियों का इलाज करते हैं जिसका डेटा नहीं भी रहता है। कुछ का ऐसा मानना था और सबका उस समय भी मानना नहीं था, पर कुछ का ऐसा मानना था कि ये कारगर है और कारगर था, अवेलेबल था, उपयोग भी हो रहा था। ऐसा जिस समय ये चीज करी गई थी उस समय भी जुलाई 2020 की केंद्र सरकार की गाइडलाइंस सारे आईसीएमआर, डब्ल्यूएचओ की रिकमेंडेशंस को ध्यान में रखकर थी, जिसमें उसने इस ड्रग के बारे में कहा था कि मॉडरेट डिजीज, मतलब सामान्य से थोड़ी अधिक लेकिन अति तीव्र नहीं है, मॉडरेट डिजीज में एक्सपेरिमेंटल ड्रग के रूप में, प्रायोगिक ड्रग के रूप में और हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर यह ड्रग उपयोग की जा सकती है। एक साधारण प्रश्न मेरा पलटकर भी है कि अगर रेमडेसिविर सही में वो वंडर ड्रग होती, सही में वो इलाज होता, तो दुनिया के इतने सारे देश सारी ताकत वैक्सीन ढूंढने के बजाय रेमडेसिविर के प्रोडक्शन में लगा लेते। वो तो उपलब्ध था, उसका फॉर्मूला उपलब्ध था, फैक्ट्रियां बन रही थी, सिर्फ आपको स्केल अप करना था। तो डॉक्टरी सलाह पर डॉक्टर्स के द्वारा होता है, जब कोई नई बीमारी आती है, कोई एक चीज लगने लगती है कि ये काम कर रही है, उसको प्रिस्क्राइब करा गया। पर आपने प्रिस्क्राइब करा, लोगों ने लेना चालू करा, उसके रिजल्ट्स आना चालू हुए, कोरोना एकदम से बढ़ गया, फिर रेमडेसिविर पे ही आपने प्रतिबंध जैसा लगा दिया कि नहीं, पहले 10 से 15% वालों को भी रेमडेसिविर लग रहा था।
जैसे ही चेस्ट इन्फेक्शन आता है 10 से 15%, वैसे ही हॉस्पिटल में किसी भी अस्पताल में आप जाइए तो उसे रेमडेसिविर के 5 इंजेक्शन अनिवार्य रूप से लगाए जा रहे थे। ये हम काफी महीनों से देख भी रहे थे। पर जैसे ही ये सूचना आती है पूरे देश भर से कि रेमडेसिविर की किल्लत हो गई, परेशानी हो रही है, जितनी हमारे को आवश्यकता है हमें नहीं मिल पा रहा है, तो एक नया फरमान आ जाता है कि रेमडेसिविर जो है इंजेक्शन वो उन लोगों को ही लगाया जाएगा जिनका 50% से ऊपर चेस्ट का इन्फेक्शन होगा। जनता का सवाल डॉक्टर साहब ये है, जब आप अभी मैं प्रमाण से ये कह रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि 50% से जिनका चेस्ट इन्फेक्शन से ज्यादा हो उसे ही रेमडेसिविर लगाना चाहिए, तो पहले आपने कैसे अलाउ कर दिया कि 10 से 15% वालों को भी रेमडेसिविर लगा दी जाए? अब इसका उत्तर भी बिल्कुल बहुत ही क्लियर है। ये जो गाइडलाइन है ये जुलाई की गाइडलाइन है 2020 की, ये आज की गाइडलाइन नहीं है। तो 2020 से जो गाइडलाइन दी गई वो यही दी गई। कोई भी व्यवस्था, कोई भी सरकार डॉक्टर को ये नहीं बता सकती कि उसने ड्रग कैसे यूज करना है। भारत में और दुनिया भर में इस चीज की लिबर्टी है। हम सभी अपनी इंस्टिंक्ट के आधार पर कई चीजों को यूज करते हैं। प्रतिबंधात्मक आदेश वो भी जो है वो गाइडलाइन है। अभी भी आईएमए ने दुनिया भर में, देश भर में ये कहना शुरू करा है कि इन गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए, क्योंकि एक ये लग रहा था कि ओवर प्रिस्क्राइब हो रही है, जितनी आवश्यकता है उससे अधिक प्रिस्क्रिप्शन है। दूसरे, जब उससे अधिक प्रिस्क्रिप्शन की बात होती है तो स्वाभाविक रूप से मार्केट में किल्लत होगी, तो ऐसा लगने लगता है कि भाई इस चीज को हमने रख भी लेना चाहिए। मैं मेरे परिवार के लिए 10-12 रख लूं, बाकी तो ठीक है, जो होगा तो अपन समझेंगे बाद में, हाथ से इतना पैसा खराब होगा और क्या होगा। उस ड्रग का कुछ पेशेंट्स में डेफिनेटली उपयोग है। सीधा तो नहीं बता सकता, पर मेरा एक अनुमान है कि करीब करीब शायद 20 से 30% के बीच में आंकड़ा होगा जिन मरीजों में उसका उपयोग शायद साइंटिफिकली करेक्ट होगा। प्रतिबंध आज भी कोई नहीं लगा सकता। अगर 10% वाले लंग इन्वॉल्वमेंट के पेशेंट को कोई डॉक्टर लिखता है तो वो डॉक्टर गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहा है, परंतु दोषी नहीं है वो। उसको ये फ्रीडम की वो लिख सके अपने मरीज को, ये आज भी है, आगे भी रहेगी। इसको प्रतिबंध को जब तक कि मेडिकल कम्युनिटी ये साबित नहीं कर दे कि ये गलत ही है लिखना या नुकसानदेह है, तब तक यूं प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। परंतु जो गाइडलाइंस हैं वो स्पष्ट हैं। गाइडलाइंस आज की नहीं बनी है, गाइडलाइन पहले की बनी हुई है। एकदम से जो बढ़ा कोरोना, एकदम से बढ़ने पर उसी अनुपात में स्वाभाविक रूप से अगर 100 में से 3 मरने थे तो 1000 में से 30 मरेंगे, यानी मौत का आंकड़ा भी उसी अनुपात में बढ़ेगा। फिर कुछ चीजों के समस्याओं के कारण भी बढ़ने लगेगा। उससे जो एक ये माहौल जो क्रिएट हुआ कि भाई सभी में रेमडेसिविर लगना है, रेमडेसिविर लगेगा तो ही बचेंगे और रेमडेसिविर नहीं लगेगा तो नहीं ही बचेंगे। तो आप पूरा डेटा इस समय निकाल कर देख लें, अस्पतालों का डेटा निकाल कर देख लें, रेमडेसिविर लगे पेशेंट और रेमडेसिविर नहीं लगे पेशेंट में मौत के आंकड़े डिफरेंट नहीं है। WHO की अभी ये स्टडी है जो कि क्लियर कट कहती है कि मॉर्टेलिटी या डेथ रेट वो रिड्यूस नहीं करता है, वो डिजीज की सिवियरिटी अगर सही समय पे दिया जाए तो एक पर्टिकुलर सबसेट ऑफ पेशेंट्स है जिनमें की कम करता है। मुझसे अगर आप पूछेंगे कि सिंगल ड्रग क्या होगी जो कि शायद इस पर काम करती होगी, तो इसका उत्तर नहीं है। आपको बहुत सारी चीजें ट्राई करनी पड़ रही हैं, ऑक्सीजन, खून पतला करने की दवाइयां। रेमडेसिविर उन्हीं में से एक ड्रग है जिसका यूनिवर्सल यूसेज सब में किया गया उपयोग लॉन्ग टर्म में नुकसानदेह ही होगा। आपके पास डॉक्टर साहब बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, अस्पतालों की व्यवस्थाएं चरमरा गई है, लगातार मौतें होने ज़्यादा लगी हैं। ये सब अपने आप में एक चिंता पैदा कर रही हैं, पैनिक भी क्रिएट कर रही हैं, लोग डरने भी लगे हैं। ये डर जब कोरोना इस देश में आया था, पूरी तरह से लॉकडाउन लगा था, उससे भी ज़्यादा डर अब लगने लगा है, क्योंकि लोग ज़्यादा मर रहे हैं, हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन नहीं है, अस्पतालों में बेड नहीं है, तो पैनिक स्थिति बनी हुई है, पहले से ज्यादा डर बना हुआ है। तो हम इस कोरोना से कैसे बाहर आएंगे जब आपके पास संसाधन नहीं होंगे, सुविधा नहीं होगी, जो इलाज डॉक्टर्स कर रहे हैं वो भी कामगार साबित नहीं हो रहे हैं। क्या आगे का दृश्य होगा? कैसे इस जंग से जीतेंगे? कैसे लड़ेंगे? कैसे ऑक्सीजन आएगा? कैसे बेडों की जो स्थितियां हैं वो सामान्य होगी कि एक आम आदमी को बेड चाहिए तो चले जाए, उसे बेड मिल जाए? देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव उत्तर तो मैं नहीं दे सकता, वो तो मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है।
मैं टेक्निकल इस विषय में जो मेरी समझ है उतनी बात कर सकता हूँ। टेक्निकली ये बात तय है कि बढ़ने की गति कोरोना की अभी बहुत तेज है। मुझे लगता है कि अगर हम स्टडी करना शुरू करें तो शायद स्ट्रेन का वेरिएशन भी कहीं ना कहीं, हालांकि प्रमाणिक नहीं कहा जा सकता अभी क्योंकि डेटा नहीं है, पर अगर डेटा जुटाएंगे तो शायद मेरा ऐसा इंस्टिंक्ट है कि कहीं ना कहीं वो भी एक कारण होगा जिस कारण से इन्फेक्शन इतनी तेजी से बढ़ रहा है। अब ये जितनी तेजी से बढ़ रहा है उतना लोड बढ़ाता जा रहा है। संसाधन जो भी होंगे, आज हैं कल होंगे, बढ़ा दिए जाएंगे। अगर इसकी बढ़ने की गति यही जारी रही तो कभी ना कभी पहुंचकर संसाधन कम ही पड़ने वाले हैं। आज पड़े या शायद 10 दिन बाद पड़े। तो हमने 2 प्रॉन्ग अप्रोच पे, यानी 2 तरीके के हमने अप्रोच पर काम करना होगा। नंबर 1, संसाधन बढ़ाने के जो प्रयत्न है वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, करने ही चाहिए। जो व्यवहारिक समस्याएं हैं उनके बीच जितना बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। हम आजकल अस्पतालों में जो ऑक्सीजन यूज करते हैं, लिक्विड ऑक्सीजन जो है, लिक्विड ऑक्सीजन देश भर में बनती है, हर जिले में बनती है, ऐसा नहीं होता। सामान्य रूप से अगर आप देश की स्टडी करके देखेंगे, भौगोलिक स्टडी करके देखेंगे, तो जहां आयरन और स्टील का ज्यादा काम होता है जिन प्रदेशों में, उनमें ऑक्सीजन का प्रोडक्शन ज्यादा है क्योंकि उन फैक्ट्रीज में यूज होती है। बाकी सब सिर्फ अस्पतालों की आज तक की सामान्य रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाते थे। सिलेंडर्स कभी ना कभी तो जाकर कम पड़ेंगे, उनकी संख्या सीमित है। सिलेंडर में भरने के लिए भी आपको ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए, उसकी भी एक संख्या, एक लिमिट के बाद वो संख्या सीमित है। तो संसाधन बढ़ाने के जितने प्रयत्न हैं वो प्रशासन ने, शासन ने करने ही चाहिए। जो संख्या घटाने का प्रयत्न है, इसमें मुझे लगता है कि शासन प्रशासन के साथ समाज का बहुत बड़ा रोल है, मेडिकल कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल है। एक बहुत साधारण सी चीज, मास्क, जो कि लगाना इतना कठिन नहीं था, उसका उपयोग भी हमने कम कर दिया। मास्क लगाने को आप इस चीज का शायद जनता के बीच अनुभव करते होंगे कि जनवरी तक ये स्थिति आ गई थी कि लोग एक दूसरे से ये भी पूछने लगे थे कि तुम अभी भी मास्क लगाते हो क्या, वो अभी भी मास्क लगाते हो, जैसे कि कोरोना जो है वो जा चुका है बीच में से, ऐसा करके। जो हमारे प्रोटेक्शन के लिए जरूरी था वो हर बार हमको बताया जाना, समझाया जाना या कड़ाई से पालन कराया जाना तो आवश्यक नहीं है, वो तो हमारे विवेक से हमने करना ही चाहिए। तो जितने प्रयत्न संसाधन बढ़ाने पे लगने हैं, लगने ही चाहिए। बेड की संख्या जितनी बढ़ा सकते हैं, अब उस बेड के साथ एक चीज की चिंता और चर्चा हरीश जी कहीं नहीं होती, मैं आपके माध्यम से चाह रहा हूं कि चिंता और चर्चा हो। आज हम चर्चा करते हैं बेड की, आज हम चर्चा करते हैं अस्पताल की, आज हम चर्चा करते हैं ऑक्सीजन की। एक चर्चा जो कोई नहीं करता वो मानव संसाधन है। एक समय जाकर तो आपको हेल्थ केयर वर्कर्स भी कम पड़ने लगेंगे अगर ये, और वो कहां से रातों रात आप पैदा करोगे। तो कहीं ना कहीं उस संक्रमण की फैलने की गति को थामना भी आवश्यक है, और उस थामने की गति को, जो थामने का जो तरीका है वो 2 ही है, मास्क और वैक्सीनेशन। उस पर जितना ध्यान दिया जा सके उतना ध्यान देने की जरूरत है। मुझे तो आप बता दीजिए डॉक्टर साहब कि मैं कौन सा वैक्सीन लगाऊं, कोविशील्ड लगाऊं या कोवैक्सीन लगाऊं। तमाम डॉक्टर्स आज भी भ्रम फैला रहे हैं कि शुगर जिनको हाई है या शुगर के पेशेंट हैं, बीपी के पेशेंट हैं, उन्हें कोवैक्सीन लगाना चाहिए और बाकी लोगों को कोविशील्ड लगाना चाहिए। कई लोग ये भी बात करते हैं कि कोविशील्ड ज्यादा असरदायक है कोवैक्सीन से। तो आप कम से कम तथ्यात्मक ये बता दीजिए कि मुझे कोवैक्सीन लगाना है कि कोविशील्ड लगाना है। क्यों जनता भ्रम में है, क्यों भ्रम फैलाया जा रहा है? इन दोनों वैक्सीनों में ऐसा क्या है कि जिसकी अलग अलग थ्योरी जनता को बताई जा रही है कि कोवैक्सीन में ऐसा नहीं है, वैसा है। कोवैक्सीन इसलिए लगाना चाहता है आदमी क्योंकि मोदी जी ने लगाई है। कोविशील्ड क्योंकि एक सक्सेसफुल फार्मूला है, सीरम कंपनी का है, तो वो उसे माना जा रहा है वो ज्यादा कामगार है। कई तरह की थ्योरी सामने आती है कि कोविशील्ड लगाने से जो मेरी इम्यूनिटी है वो कम से कम 1 साल तक अच्छी रहेगी, उसमें किसी भी तरह की क्षमता, जो वायरस अटैकिंग जो क्षमता होती है वो 1 साल तक कम से कम मुझे वो क्षमता मेरी बनी रहेगी। कोवैक्सीन की जो क्षमता है वो 6 से 8 महीने की है। तो कई तरह की भ्रांतियां क्यों फैलाई जा रही है कोवैक्सीन को लेके और कोविशील्ड को लेके? तो जी, इसमें कल की सारे चर्चा के बाद हम एक स्पुतनिक 5 को भी जोड़ देते हैं इस चर्चा में। वो भी आ गई है पुतिन साहब की एक स्पुतनिक 5 जो वो दावा करती है बार बार रशिया की 2 साल तक इसमें क्षमता रहेगी लड़ने की, कोई भी वायरस अटैक इतना इजीली नहीं कर पाएगा। 2 साल की क्षमता की बात करते हैं बार बार पुतिन के, मैंने कई बार सुने भी हैं, उनके स्टेटमेंट्स देखे भी हैं। तो देखिए, अभी भारत ने, हम अगर स्पुतनिक 5 को जोड़ लेते हैं और मान लें कि उसको अप्रूवल है या हो जाएगा कुछ समय में, तो हम 3 वैक्सीन
की उपलब्धता, कोविशील्ड कोवैक्सीन तो अभी तक उपलब्ध थी ही, कोविशील्ड जो मूलतः एस्ट्राजेनेका का फॉर्मूला था, कोवैक्सीन होम ग्रोन है, भारत का फॉर्मूला है, और स्पुतनिक 5 अब एक तीसरी इंट्रोड्यूस की जा रही है। जिस भी वैक्सीन को अप्रूव करा गया है जनता के लिए, वो पर्याप्त स्टडी के बाद ही करा जाता है और उसका पर्याप्त डेटा और साइंटिफिक एविडेंस जुटाकर किया जाता है, और अतः तीनों ही उपयोगी या दोनों ही उपयोगी हैं, ये मानना चाहिए। कोविशील्ड और कोवैक्सीन का अगर हम बिल्कुल टेक्निकल जाकर इवेल्युएट करना शुरू करें तो कोविशील्ड चूंकि पहले आई थी तो हमारे पास उसका डेटा ज्यादा उपलब्ध है, दुनिया भर में डेटा ज्यादा उपलब्ध है। कोवैक्सीन के जितने स्टडी के रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही एनकरेजिंग है। अभी ऐसा भी क्लेम है कि 80% के आसपास, जो कि कोविशील्ड से कुछ प्रतिशत ज्यादा है, उतना शायद लोगों में वो इफेक्टिव होगी। 100% में तो दोनों वैक्सीन नहीं हो सकती। स्पुतनिक 5 कहती है कि 92% में इफेक्टिव है, लेकिन उनका भी एक डेटा है जो उन्होंने दिया हुआ है। तीनों वैक्सीन में हमको जो पहली चीज समझना है वो ये, जो प्रश्न होना चाहिए मन में, ये हमारे लिए सुरक्षित है कि नहीं है। तो सुरक्षित है। ये लगाई जा सकती है कि नहीं लगाई जा सकती कोई भी, तो मैंने भी दोनों डोजेस लगाए हैं। हेल्थ केयर वर्कर होने के नाते मुझे सौभाग्य था कि पहली प्रायोरिटी ग्रुप हेल्थ केयर वर्कर्स का था, तो उस नाते मैंने भी दोनों डोजेस उसके लगाए हैं और आज आपके बीच बैठा बात कर भी रहा हूं। तो सुरक्षित है। वैक्सीन जो भी हमको अवेलेबल है हमारे नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर पे, उसमें कोई साइड इफेक्ट्स के मामले में, इम्यूनिटी के प्रतिशत के मामले में कोई बहुत ड्रास्टिक अंतर है, ऐसा नहीं है। शुगर और ब्लड प्रेशर और अन्य चीजों को लेकर गाइडलाइन स्पष्ट हैं। आप जब वहां जाते हैं, अगर आपकी कोई बड़ी बीमारी है तो उसकी जानकारी हमको वहां हेल्थ केयर वर्कर को देनी चाहिए। जो हेल्थ केयर वर्कर है वो उस पर गाइड करेगा। हाँ, जो गर्भवती महिलाएं हैं या जो ब्रेस्ट फीड करती महिलाएं हैं, उनके लिए अभी बाय एंड लार्ज यूएस में, हालांकि जो सीडीसी होता है जो अमेरिका में अप्रूवल देता है, अमेरिका में सीडीसी ने उसको स्वैच्छिक अप्रूवल दे दिया है कि अगर आप चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। अभी तक कोई ऐसा डेटा नहीं है जो कह रहा है कि गर्भवती महिलाओं या बच्चे को या दूध पीते बच्चे को कुछ हार्म पहुंचाता है। लेकिन उसके लिए मैं कंसेंसस शब्द का यूज करूंगा। आप सारे बच्चों के डॉक्टर से बात करिए तो अभी कंसेंसस ये है कि कुछ समय उनने रुकना चाहिए। लेकिन वैक्सीन्स तीनों इफेक्टिव हैं, या दोनों की हम अभी बात करें जिनको हम अभी यूज कर रहे हैं, तो दोनों इफेक्टिव हैं, दोनों सुरक्षित हैं, दोनों के कोई बहुत बड़े कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। जो उपलब्ध है उसे लगाना चाहिए, दिनों का अंतर है उसका पालन करना चाहिए। ये बातें क्यों सुनने को मिलती है आम जनता को कि वैक्सीन लगाई तो मृत्यु हो गई, वैक्सीन लगाई तो बॉडी के किसी और पार्ट में उसका रिएक्शन हो गया, ये वैक्सीन खतरनाक सी है। लोगों में डर क्यों है वैक्सीन को लेके? जी, तो देखिए, कोई भी नई चीज को लेकर डर और भय होता है, स्वाभाविक है, मानवीय स्वभाव है। तो किसी को दोष देने की बजाय उसके उस डर को संवेदना से समझ लेना चाहिए और एक सहानुभूति का ये रखना चाहिए कि हाँ, डर रहा है सामने वाला व्यक्ति, समझाने का प्रयत्न करना चाहिए। ये भी व्यवस्थाओं का काम है कि वो प्रयत्न करे, कर भी रहे। वैक्सीन को लेकर जितनी भी हमने खबरें सुनी कि फलाने को लगी थी 1 दिन में डेथ हो गई, उसको लगी थी 2 दिन में ऐसा हो गया, 3 दिन में ऐसा हो गया, अभी तक एक भी मृत्यु ऐसी प्रमाणित नहीं है विश्व भर में जो कि वैक्सीन से सीधी लिंक की जा सकती है। कुछ एस्ट्राजेनेका की ही, ये जो कोविशील्ड का जो मॉलिक्यूल है, इसको लेकर कुछ एक चीज चली थी कि शायद खून के थक्के जमने का कुछ केसेस में मिल रहा था, लेकिन बड़ी मात्रा में उस पर अब रिसर्च डेटा उपलब्ध है जो ये कहता है कि ये आपस में कोरिलेटेड नहीं है। उन पेशेंट्स में दूसरे रिस्क फैक्टर भी मौजूद थे। तो वैक्सीन को लेकर जो डर है, इसे निश्चित रूप से आपके माध्यम से भी सारे दर्शक और श्रोता जो हैं उन्होंने अपने मन से निकालना चाहिए। वैक्सीन पूर्णतः सुरक्षित है। वैक्सीन के लिए अभी तक जितना डेटा अवेलेबल है उसमें सुरक्षा को लेकर डाउट नहीं है। एफिकेसी को लेकर फिर भी डाउट हो सकता है, परंतु सुरक्षा को लेकर किसी प्रकार का डाउट नहीं है, इसलिए निश्चिंत रहें। हाँ, आप अगर किसी क्रॉनिक बीमारी से पीड़ित है, जैसे लोग प्रश्न पूछते हैं, साहब मेरा बाईपास हुआ था, मैं खून पतला करने की दवाइयां ले रहा हूं, मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, मुझे स्टेंट डला हुआ है, मुझे पहले लकवा हुआ था उसके लिए कोई इलाज चलता है, मैं कैंसर का रोगी हूं मुझे इलाज चलता है। ऐसे में मैं स्पष्ट सलाह देता हूं कि आपका जो मूल ट्रीटिंग डॉक्टर है उससे बात करिए और उसकी सलाह का पालन करिए। डॉक्टरों ने वैक्सीनेशन के दोनों डोज लगवा लिए, उसके बाद भी कई डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव। जब डॉक्टरों का ये हाल है वैक्सीनेशन के बाद, तो आम जनता वैक्सीनेशन पे कैसे भरोसा करेगी कि उसके बाद उन्हें कोरोना नहीं होगा? क्योंकि वैक्सीनेशन का जिस तरह से प्रचार हो रहा है उसमें लोगों को ये भ्रांति है कि वैक्सीनेशन के बाद उनको कोरोना नहीं होगा। क्या सही है? जी, तो इसका उत्तर भी बहुत क्लियर समझना होगा। वैक्सीनेशन के बाद कोरोना नहीं होगा ऐसा नहीं है। वैक्सीनेशन के बाद भी हम कोविड पेशेंट हो सकते हैं।
वैक्सीनेशन के बाद भी हमको कोरोना हो सकता है। हमने अभी प्रतिशत की बात करी ना, 70%, 80%, मतलब वैक्सीन लगने के बाद भी 30-40%, 20 से 30% लोगों में तो एंटीबॉडी बननी ही नहीं। जिनमें बनती है उनमें भी कोविड हो सकता है, उनमें भी कोरोना हो सकता है। तो वैक्सीन लगने के बाद कोरोना नहीं होगा ऐसा नहीं है, आपको वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना हो सकता है। लेकिन यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि वैक्सीन लगने के बाद, और अब इस पे पर्याप्त डेटा उपलब्ध है, जो बीमारी की तीव्रता या इंटेंसिटी है वो कई गुना कम हो जाती है। एक गंगाराम का उदाहरण है, अभी सबने सुना होगा कि काफी संख्या में 30-40 डॉक्टर वहां पीड़ित हुए। उन 30-40 का आप डेटा निकालकर देखेंगे तो वो लगभग सभी वैक्सीनेटेड थे, और उनमें वैक्सीनेशन होने के बाद जो बीमारी की तीव्रता थी वो पॉजिटिव जरूर हुए, वो तीव्रता बहुत कम हुई। और अब मेरा फिर इसमें वापस एक उल्टा प्रश्न है कि हम जरा इसकी विवेचना करें कि हम किस चीज से परेशान हैं। हम कोरोना होने से परेशान हैं क्या? हम नंबर जो आ रहा है, 1500 आया इंदौर में कल, उसके पहले 900 था। एक समय आपको याद होगा उस समय भी हम सभी लगे हुए थे उसमें साथ में, 100 का नंबर भी ऐसा लगता था कि आज तो 100 आ गए, अब कल तो 1500 आए। नंबर से परेशान है क्या? मान लीजिए 1500 के 15,000 भी होते और सब सर्दी खांसी बुखार की 2 गोलियां लेकर ठीक हो जा रहे होते, तो क्या हम कोरोना से अभी परेशान होते? हम परेशान हैं क्योंकि बीमारी का कुछ प्रतिशत लोगों में उसकी तीव्रता इतनी ज्यादा होती है कि संसाधनों पर दबाव पड़ता है, ऑक्सीजन लगती है, इंजेक्शन लगते हैं, आईसीयू लगता है, बेड लगते हैं। वैक्सीन से अगर हम बीमारी की तीव्रता घटा पाते हैं तो ये संसाधनों पर पड़ने वाला दबाव कई गुना कम हो जाएगा, और वही हमारी असली जीत होगी। डॉक्टर साहब, आम जनता का सवाल, सीधा सवाल, कि जो वर्तमान हालात हैं, जिस तरह से कोरोना तेजी से फैल रहा है, ये कब तक पीक पे जाएगा, कब तक फैलेगा, कब तक वापस डाउन होगा? आपको याद है कि आप पिछली बार कोरोना कॉल चल रहा था तो एक आपकी स्टडी थी, आपने मौसम को लेके, सर्दी में, गर्मी में, आपने कई तरह के एनालिसिस बताए थे कि अभी कोरोना बढ़ेगा, फिर घटना चालू होगा। तो आज की जो स्थिति एकदम से जो दूसरी लहर कोरोना की आई है, इसमें आम जनता का सीधा प्रश्न है कि और कितना बढ़ेगा, कितना पीक पे जाएगा, कब तक जाएगा, और कब से डाउन होना स्टार्ट होगा? तो देखिए, इसमें हम जो अभी एक नया, मतलब एक जो ट्रेंड देख रहे हैं, पहले मैं वो ट्रेंड स्पष्ट करूं तो लोगों को शायद समझ में आएगा। ये बड़ी से छोटी जगह, इस बार छोटी जगह भी उतनी ही प्रभावित हैं जितनी बड़ी जगह थी। आपको याद होगा पिछली बार महानगरों में जितना प्रकोप था उतने छोटे जगहों पर नहीं था। गांव और वनवासी क्षेत्र भी अब काफी प्रभावित हो रहे हैं, हमारे आसपास का वनवासी क्षेत्र भी काफी प्रभावित है। तो अभी इतना तो हम इस सारी चीज को निकाल कर समझ सकते हैं कि पीक जो है उससे तो अभी हम दूर हैं, अभी तो हम कर्व को चढ़ रहे हैं ऊपर। और पीक के बाद आपने और सब समझदार व्यक्ति जानते हैं कि पीक के बाद एक पहले प्लेटो का फेज आता है और फिर उसके बाद वो गिरना शुरू होता है, यानी पीक भी कुछ समय अपने आप को सस्टेन करती है। ईश्वर करे सारी बातें गलत निकले, लेकिन अभी फिर इस पर निश्चितता से कह पाना तो बड़ा कठिन है, पर ऐसा लगता है कि अगले 1-1.5 माह तो कठिन समय ही रहने वाला है, खतरे का समय ही रहने वाला है। हम पीक को कितनी जल्दी क्रॉस करते हैं या हम संसाधनों पर कितनी जल्दी प्रभाव ला पाते हैं, उसमें 2 चीजों का बड़ा उपयोग होगा, यह मैं निश्चित कह सकता हूं। नंबर 1 तो यह है कि हम कोविड संबद्ध व्यवहार या कोविड अप्रोप्रिएट व्यवहार का कितना पालन कर पाते हैं। व्यवस्थाएं रोकें, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम स्वविवेक से अपने आप को कितना रोक सकते हैं, एक तो विषय यह है। और दूसरा, वैक्सीनेशन ड्राइव, हम जो हमारे पास उपलब्धता है, जो हमारे पास अभी अवेलेबिलिटी है, और जो हमारे पास अभी यह है कि भाई इसने लगाना है, पात्रता है, तो ये उपलब्धता और पात्रता दोनों के समन्वय से कितनी जल्दी हम वैक्सीनेट कर पाते हैं। एकदम से कोई अगले 10 दिन 15 दिन में अगर हमको ये लगता है कि हमारे बीच में हमको कोई बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी, तो इतना मैं जरूर अधिकार से कह सकता हूं कि शायद नहीं मिलेगी। हमने कर्व को चढ़ना शुरू करा है। मेरा ऐसा मानना है कि हम शायद चढ़ाई के 3/4 तक भी अभी पहुंचे होंगे, शायद अधिकतम, यानी अभी हम कुछ और चढ़ने वाले हैं कर्व को, फिर कुछ समय पीक पर या चोटी पर रहेंगे, फिर गिरना शुरू होंगे, तो अगला कुछ समय कठिनाई भरा जरूर होगा। कई लोग ये पूछ रहे हैं कि हम घर से निकले नहीं, हम कहीं आते जाते नहीं हैं, दूर दूर तक हम लोगों से दूरी बना के रखते हैं, उसके बाद भी हमें कोरोना हो गया। क्या कोरोना हवा से हो रहा है? हमको कोरोना कैसे हो रहा है? हम तो किसी के संपर्क में नहीं थे।
आज भी जो कई लोग पॉजिटिव मरीज पाए जा रहे हैं, उनकी अगर हिस्ट्री देखी जाए तो वो न कहीं बाहर गए, न किसी के संपर्क में आए, उसके बाद भी उन्हें कोरोना हो गया। तो उन्हें और डर लग रहा है कि कोरोना हो कैसे रहा है ये। देखिए, आपको फिर लोगों को याद भी होगा, पुराने समय में एक हम चीज की बड़ी चर्चा करते थे कि जैसे चीजों से फैल जाता है, तो बड़े उसके वो ऐड वैड भी चलते थे, हमने सबने भी देखा, शायद हमारे घरों में भी हुआ होगा कि वो सैनिटाइजर लेके दरवाजे का नॉब साफ करना और ये सारी चीजें, सब्जियां साबुन से धोई सबने, ये सारा काम सभी ने करा ऐसा। अब हम इतना समझ चुके हैं कि ये जो चीजों से फैलना इस वायरस का संभव है, परंतु उसकी मात्रा बहुत कम है। लगभग मान लीजिए 98-99% स्प्रेड जो है वो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड ही है। कांटेक्ट, ये बिल्कुल प्रामाणिकता से बता पाना कि मेरा 0 कांटेक्ट है, ये बहुत कठिन होता है, और आपका एक सिंगल कांटेक्ट भी बहुत होता है उस डिजीज को कांटेक्ट करने के लिए। पर्सन टू पर्सन स्प्रेड, व्यक्ति से व्यक्ति का स्प्रेड, यही इसका सबसे बड़ा कारण है। और अब अगर हम ये समझ चुके हैं कि व्यक्ति से व्यक्ति स्प्रेड ही सबसे बड़ा कारण है, तो हम इसका इलाज भी बहुत आसानी से या इससे बचाव भी आसानी से समझ सकते हैं कि हम व्यक्ति टू व्यक्ति कांटेक्ट जितना मिनिमम कर देंगे, फिजिकल कांटेक्ट, या जितने प्रिकॉशंस के साथ कर देंगे, उतनी इसकी संक्रमण की गति को थाम पाएंगे। हवा से फैल रहा है, एरोसॉल बॉन्ड जिसको कहते हैं हमारी भाषा में, हवा से फैलकर ऐसा फैलेगा कि आज मैंने यहाँ कोरोना छोड़ा और 2 किलोमीटर दूर जाकर किसी को हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। उसका एक 6 फीट 8 फीट का डिस्टेंस, हम मानते हैं एक दूसरे से कितनी दूरी होनी चाहिए। पर्सन टू पर्सन स्प्रेड ही उसका सबसे बड़ा कारण है, और पर्सन टू पर्सन स्प्रेड को कंट्रोल करना ही उससे बचाव का सबसे बड़ा तरीका। एक प्रैक्टिकल बात डॉक्टर साहब जनता को बता दीजिए आप, क्योंकि जो लोग घरों में रहते हैं ना, उन्हें बड़ी पीड़ा होती है, और कुछ इस तरह के लोग हैं जो घर में रहते हुए भी, इंदौर रहते हुए भी, प्रदेश में रहते हुए उन्हें बड़ी दिक्कत सी होती है। तो कई लोग मालदीव्स घूमने जा रहे हैं, कई लोग गोवा घूमने जा रहे हैं, और वो इस कॉन्फिडेंस से जा रहे हैं कि वहां पे कोरोना नहीं है। सोशल मीडिया पे फोटो देखे जाते हैं कि मालदीव्स में लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, तो मालदीव चले जाते हैं, गोवा चले जाते हैं, या ऐसी जगह घूमने जा रहे हैं जहां उन्हें लगता है कि कोरोना नहीं है। जैसे वो घूम फिर के आते हैं तो वो कोरोना के मरीज पॉजिटिव पाए जाते हैं। तो ये उनका भ्रम है, ये उनका ओवर कॉन्फिडेंस है कि वो अपने साथ साथ जहां वो रह रहे हैं उनके साथ भी वो हाई रिस्क उनके लिए पैदा कर रहे हैं। क्या हम कुछ समय घूमना फिरना छोड़ नहीं सकते? क्या वाकई अभी वो स्थिति है कि हमें मालदीव जाना चाहिए, गोवा जाना चाहिए, घूमना जाना चाहिए, घूमने के लिए कहीं भी पूरे देश भर में जहां पे सिक्योर हो वहां जाना चाहिए और घूम फिर के वापस आना चाहिए? अभी उस तरह के हालात हैं क्या? देखिए, हमने ये जो घूमने जाने की प्रवृत्ति है, इस पे पहले तो ये समझना होगा कि चलिए मान लीजिए मैंने कोई ऐसी जगह चुनी जो कि बिल्कुल एक शांत द्वीप है, उस द्वीप पे कोई नहीं रहता, मैं अकेले ही जाने वाला हूँ, लेकिन उसके जाने की भी तो एक प्रक्रिया है ना। वो जाने की प्रक्रिया घर की गाड़ी से शुरू होकर, फ्लाइट से शुरू होकर, एयरपोर्ट से गुजरती हुई, फिर अगले एयरपोर्ट तक पहुंचती हुई ऐसे ही निकलेगी। तो आपका कांटेक्ट नेट जितना बढ़ता जाएगा उतनी आपकी संभावना बढ़ती जाएगी। भ्रम हो या ओवर कॉन्फिडेंस हो, लापरवाही या मूर्खता का नाम भी दे सकते हैं इसको, ये जो भी है, हम सिर्फ हाथ जोड़कर इतना निवेदन ही कर सकते हैं कि वर्तमान समय में जितना संभव है उतना अपने घर पर रहिए। अगर ये हम करना शुरू करेंगे तो फिर एटलीस्ट हमको जितना आवश्यक है उतना हम घर से बाहर निकल पाएंगे। अगर हमने जरूरत जितना निकलना शुरू करा तो सबका काम चलता रहेगा। आखिरी प्रश्न आपसे डॉक्टर साहब, आपको पता है कि पूरा प्रदेश डरा हुआ है, पूरा देश डरा हुआ है, और हर एक आम इंसान में एक ही प्रश्न जन्म ले रहा है कि मैं कोरोना से अपने आप को कैसे बचाऊं? वो कौन से आसान तरीके होंगे जिससे मैं कोरोना से बच सकता हूं? बड़े आसान से शब्दों में जनता को वो टिप्स आप बता दीजिए, कम से कम उन्हें कोरोना के संक्रमण से खतरा नहीं हो। क्योंकि जब एक आम जनता जब सुनती है कि 40%, 50%, 60%, 70% का लंग इन्फेक्शन हो गया, तो अपने आप में एक डराने वाली बात होती है कि बाप रे, हम इतनी तेजी से इस चपेट में कैसे आ गए। तो कुछ सावधानियां और कैसे हम इस कोरोना से लड़ के जीत सकते हैं,
कुछ टिप्स एक डॉक्टर की उन लोगों को जो बड़ी आस लगा के बैठे हैं इस पूरे मेडिकल पे, पूरे साइंटिस्टों के ऊपर कि कुछ तो कोई चीज आएगी जो हमें इस कोरोना से बचाएगी। बहुत सरल कर अगर इसमें मैं बताना चाहूं तो मैं 4 बिंदु में इस बात को कहूंगा। ये 4 चीजों का हम पालन करें, ये 4 चीजों का उपयोग करें बचने का जहां तक सवाल है। और एक 5वीं चीज उसमें एक अंत में जुड़ेगी जो शायद इन चीजों का एक सार होगी। तो नंबर 1 क्या है? नंबर 1 यह है कि हमने अपने विवेक का पालन करना होगा। और विवेक से मेरा अर्थ यहां पर इतना है कि जितना आवश्यक है उतना ही बाहर जाएं। जो अनावश्यक है आप खुद चिंता करिए, खुद अपनी विवेचना करिए। जो अनावश्यक है वो कांटेक्ट हम बंद कर दें, जो आवश्यक है जितना आवश्यक है उतना हम जाएं। तो पहला विवेक का पालन करें अपने मूवमेंट को लेकर, ये नंबर 1 है। नंबर 2 कोविड संबद्ध व्यवहार या कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है, SMS हम चर्चा करते थे, सैनिटाइजेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, इसका हम जितना पालन कर सकें। और मैं फिर स्ट्रेस कर रहा हूं, इसमें से मास्क एक ऐसी चीज है जिसका कि उपयोग सही तरीके से पूरे समय पब्लिक स्पेस में करें तो हम बहुत बड़ी मदद पूरे देश की अभी और पूरे समाज की इस समय करेंगे। तो दूसरी चीज ये है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। तीसरी चीज, जिसकी पात्रता होती जा रही है वो अपने आप को वैक्सीनेट कराए, बिना डर के, बिना भय के। वो अपने आप जो पात्र है वो वैक्सीनेट कराए। और जो अभी उम्र के कारण छोटा है और पात्र नहीं है, उससे मेरा आग्रह है कि वो वैक्सीनेट करवाए। तो ये वैक्सीनेशन की ड्राइव को हम जितना तेज चला सकते हैं, समाज के सहयोग से हम उतनी तेज चलाएं, ये तीसरी बात है। चौथी चीज, अगर आप में प्रारंभिक भी लक्षण मिलते हैं तो डॉक्टरी सलाह लीजिए। डॉक्टर मत बनिए, अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए, टेस्ट कराइए। अगर आप टेस्ट कराएंगे, समय पर पकड़े जाएंगे तो खुद सुरक्षित रहेंगे और आपके परिवार वाले भी सुरक्षित रहेंगे। तो चौथी चीज ये है कि डॉक्टरी सलाह का पालन करें, टेस्ट कराएं अपना, और बिना डरे मैं कोविड पॉजिटिव हो सकता हूं, मैं उसका ट्रीटमेंट कराऊंगा, इस भावना के साथ जाएं। और इन सबको बांधती 5वीं चीज ये है कि थोड़ा सा ये डर और भय आवश्यक है, परंतु ये नकारात्मकता का जो वातावरण है इसमें थोड़ा सकारात्मक सोचने की जरूरत है। पॉजिटिव सोचें। ये सब चीजों का हम पालन करेंगे तो निश्चित मानिए कि हम आज तक मानव समाज इन चीजों से नहीं हारा, इस वायरस से भी हम जीतेंगे। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट चाहिए और इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही कोविड की टेस्टिंग, कोविड के लिए जरूरी मास्क, कोविड के लिए जरूरी वैक्सीनेशन और कोविड के लिए जरूरी हमारा जो विवेक और व्यवहार है, इन सब का पालन करें। ये बात सही है कि कोरोना ने हम सबको डरा रखा है। डर आपको नहीं, डर मुझे भी लग रहा है। डर हर उस आदमी को लग रहा है जो अपने घरों में है, सड़कों में, इस देश में है, प्रदेश में है। जहां जहां जब जो भी जाता है उसे एक डर जरूर सताता है कि कोरोना मुझे ना हो जाए। पर हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है उस कोरोना से लड़ना, न कि डरना। हमें विवेक से, सूझबूझ से, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से कोरोना से लड़ना होगा। आपके पास सारे उपाय हैं। जो संसाधन शासन प्रशासन मुहैया करा सकता है वो हमारे पास हैं। पर हम ये सोच के डर जाएं कि हमें कोरोना हो जाएगा और कोरोना होने के बाद हम इस चीज को लेकर डर बना लें कि हम बच नहीं सकते, तो वो हमारे लिए हानिकारक है। ये निशांत खरे थे जिन्होंने कई सवालों के जवाब दिए। निशांत खरे इस समय मध्य प्रदेश में कोरोना को लेके एक व्यापक स्तर पे कार्य कर रहे हैं प्रैक्टिकली, कि देश में क्या हो रहा है, विदेश में क्या हो रहा है। उसके बाद ही प्रदेश सरकार को पूरी गाइडलाइन किस तरह से बनाई जाए, किस तरह से लोगों की जान बचाई जाए। तो एक आदमी डेडिकेटेड के साथ जब इसकी स्टडी करता है, उसमें से तथ्य निकाल के लाता है, तो हमें उससे सुनना भी चाहिए और उसका पालन भी करना चाहिए। शायद इन सब चीजों से हमारी जान बच जाए, हमारे परिवारजन बच जाएं और हम इस कोरोना की जंग से जीत जाएं। तो आज मेरे साथ थे डॉक्टर निशांत खरे, जिन्होंने मेरे सारे सवालों के जवाब दिए। आप लगातार देखते रहिए HBTV न्यूज।